इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 सीएम विष्णुदेव साय कॉन्क्लेव में शामिल हुए। माइनिंग से जुड़े कई दिग्गज उद्यमी भी मौजूद रहे। कोल इंडिया और आईआईटी धनबाद के बीच एमओयू भी हुआ है। सीएम साय ने लॉन्च किया है DMF 2.0 पोर्टल, रेत पॉलिसी 2025 और खनिज 2.0 पोर्टल भी लॉन्च। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 सीएम विष्णुदेव साय कॉन्क्लेव में शामिल हुए। माइनिंग से जुड़े कई दिग्गज उद्यमी भी मौजूद रहे। कोल इंडिया और आईआईटी धनबाद के बीच एमओयू भी हुआ है। सीएम साय ने लॉन्च किया DMF 2.0 पोर्टल, रेत पॉलिसी 2025 और खनिज 2.0 पोर्टल भी लॉन्च। हमारे साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ में आज माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 हुई, रायपुर में रखा गया था कार्यक्रम और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। चूंकि विभाग भी उन्हीं के पास है तो वो मौजूद रहे। इस दौरान कोल इंडिया और आईआईटी जो है धनबाद के बीच में एमओयू भी साइन हुआ है। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? देखिए, बिल्कुल ये प्रदेशवासियों के लिए और इस क्षेत्र में जो रोजगार तलाश रहे हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का कॉन्क्लेव जो है आयोजित किया गया और कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक रहा है। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से आज अलग अलग निजी कंपनियों के साथ अलग अलग जो अगर कहें कि तकनीकी विश्वविद्यालय है या तकनीकी कॉलेज है उनके साथ एमओयू हुआ है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पारंपरिक संसाधनों का जो खजाना यहाँ है वो उसको लेकर अब जो है नए नए अवसर मिलेंगे। नई जो मिनरल्स यहाँ मिल रहे हैं उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ कई जो है ऐसे मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है जिसको तलाशने की जरूरत है, और इसको लेकर कई चाहे वो आईआईटी धनबाद हो, चाहे वो माफ कीजिएगा आईआईटी धनबाद के साथ या फिर अलग अलग कंपनियों के साथ जो है एमओयू हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आगे छत्तीसगढ़ में जो मिनरल्स या खनिज संपदाओं को लेकर जो काम होने वाले हैं वो अब जो है काफी तेजी से होगी। और कहीं ना कहीं जो आज कई खनिज संसाधनों का भी नीलामी जो है वो हुआ है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आगे छत्तीसगढ़ में जो युवा पढ़े लिखे हैं जो माइनिंग के क्षेत्र में अपना अवसर, रोजगार का अवसर तलाश कर रहे थे, उनको भी नौकरियां मिलने वाली है। और ये जो आज जिस तरीके से एमओयू हुए हैं उसमें कई कंपनियों को भी फायदा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कई मिनरल्स हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ में डायमंड मिलने के आसार है उसको लेकर भी काम शुरू होंगे, और आगे यहाँ जो कहीं ना कहीं हीरा खदान है उसको शुरू किया जाएगा। और बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ में हीरे के भी जो है खोज होगी, यहाँ निकाला जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में काला हीरा तो मिल रहा है लेकिन अब सफेद हीरा जो होता है वो भी निकाला जाएगा, और ये प्रदेश के लिए गौरव का पल होगा जब यहाँ हीरा निकाल कर विदेशों में या फिर अपने देश में इसे निर्यात किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 रखा गया उससे आने वाले समय में रोजगार की भी संभावना खुलेगी और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 14,80,000 में से करीब 4.5 लाख सदस्य रिजेक्ट हो गए। लगभग 5 लाख सदस्य पाए गए सही। करीब 4.5 लाख वोट निरस्त। 5 लाख वोटों का किया गया होल्ड किए गए सदस्यों को मान्य करवाने के लिए मिलेगा 10 दिन का मौका। 19 अक्टूबर के बाद जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी की सूची जारी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस चुनाव से जुड़ी है ये खबर है। 14,80,000 में से करीब 4.5 लाख सदस्य रिजेक्ट हुए। लगभग 5 लाख सदस्य सही पाए गए। करीब 4.5 लाख वोट निरस्त हुए। 5 लाख वोटों को होल्ड किया गया। होल्ड किए गए सदस्यों को मान्य करवाने के लिए 10 दिन का मौका है। 19 अक्टूबर के बाद जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी की सूची जारी होगी। हमारे साथ प्रदीप तल्लेजा हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि 14,80,000 में से करीब 4.5 लाख सदस्य रिजेक्ट हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थी और इसको लेकर सदस्यता अभियान चलाया गया था कि अलग अलग जो क्षेत्र, जो प्रदेश अध्यक्ष के जो दावेदार हैं या जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सबसे ज्यादा वो जो सदस्य बनाएगा उन सदस्यों के आधार पर ही उनको कहीं ना कहीं चुना जाना था। और इसको लेकर देखिए, अगर बात की जाए तो 14,80,000 के आसपास जो है वो सदस्य बनाए गए थे। लेकिन अब जब इन पूरे फॉर्म की चेकिंग की गई, चेकिंग के बाद ये पाया गया कि इसमें करीब 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनका जो फॉर्म जो भरे गए हैं वो गलत तरीके से भरे गए थे और इसी गलत तरीके का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मतलब 4.5 लाख जो सदस्य बनाए गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा देखिए 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनके जो सदस्यता जो है होल्ड कर दी गई है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि मात्र 14,80,000 रुपए से सिर्फ 30% ही लोग जो हैं वो योग्य पाए गए हैं कि जो सदस्य बनने लायक है। अब इनके क्राइटेरिया अलग अलग तय किए गए थे, उन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से इनके जो सदस्य थे वो बनाए गए थे। अब इस सदस्यों की गिनती के बाद अब जो है इनकी जो अगर पूरे आंकड़े को देखा जाए तो काफी कम आंकड़ा जो है वो सदस्यों का बचा है। और ऐसे में 9 से 19 तक जो पूरा चुनाव प्रक्रिया होनी है, स्क्रूटनी के काम होने, उसके बाद जो अलग अलग जो दावेदार थे उनको दिल्ली तलब किए जाना था, दिल्ली में उसके लेकर इंटरव्यू होने थे। लेकिन उसके पहले ये एक बड़ी ये जरूर कहा जा सकता है बड़ी खबर है, चूंकि सदस्यता जो फॉर्म भरे गए थे, सदस्यता फॉर्म में भी कहीं ना कहीं कमी आई थी और इसी चीज को लेकर देखिए इन सभी को रिजेक्ट किया गया है। और इसके अलावा देखिए जिनको होल्ड किया गया है, हो सकता है कुछ कमी पेशी हो, लेकिन उनको 10 तारीख तक का समय दिया है कि 10 तारीख तक जो भी उनके कागजों में कमी है उसे दुरुस्त करें और उसको दुरुस्त करने के बाद ही उनको आगे जो उन पर निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी और अहम खबर जरूर है कि मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के जो लोग जो चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे या जो जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष दौड़ में शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका जरूर होगा जिन्होंने इनको सदस्य बनाया था। जी, सदस्य बनाया था। और ऐसे में यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जिनको होल्ड किया गया और जो लोग सही नहीं पाए गए, जिनका निरस्त कर दिया गया, और तो ऐसे में फर्जीवाड़ा भी चल रहा था क्या? मतलब कि हम दिखा दे कि नहीं जी हमने जो है देखिए 1,000 लोगों को बनाया। अब बनाने के पीछे हम अलग अलग तरीका अपना के बनवा दिए, फॉर्म भरवा दिए, नहीं भी हैं तब भी फॉर्म उनका नाम लिख दिए, घर का एड्रेस लिख दिए। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत तरीका है। अगर आप बन भी जाते हैं गलत तरीके से तो आप अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे जब शुरुआत ही गलत तरीके से हो? तो देखिए मनोज जी, बात बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हम ये लगातार देखते हैं कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास जो है वो नेताओं के द्वारा किए जाते हैं। और देखिए ये शुरुआती आंकड़े होते हैं। देखिए एनएसयूआई की बात करें या यूथ कांग्रेस की बात करें तो ये एक शुरुआती जो दौर है वो कांग्रेस में शामिल होने का होता है। और इसी को लेकर के देखिए अब जो कांग्रेस के वो तमाम यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं या जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं काफी बड़ा सवाल था। और देखिए ये अब जिस प्रकार से आंकड़े लगातार निकल कर आ रहे हैं कि इतने लोगों को रिजेक्ट किया गया है, करीब 4.5 लाख की वो संख्या बताई जा रही है जिनको रिजेक्ट
रिजेक्ट किया गया है और 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको होल्ड किया गया है। तो हालांकि ये अब जांच का विषय होगा। कांग्रेस पार्टी के वो शीर्ष तमाम जो नेता है इस बात की जांच करेंगे कि आखिर इनको सदस्य किसने बनाया और किस आधार पर इनको सदस्य बनाया है। अगर जो सदस्यों को जिस प्रकार से बनाने की जो प्रक्रिया रखी गई थी, जो भी उनके दस्तावेज की जो मांगे गए थे, क्या किस प्रकार से दस्तावेज उनको दिए गए, क्या वो उचित नहीं थे, या किस प्रकार से इनको सदस्यता दी गई, या तो उम्र का क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन ये तमाम बातें जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि आखिर इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, आखिर क्यों इनको होल्ड किया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो फॉर्म में भरने की बात आई थी या सदस्यता लेने को लेकर के जिस प्रकार से तमाम प्रयास किए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी जांच रिपोर्ट में आया है। उस जांच के बाद अब जो कांग्रेस के तमाम वो लोग हैं जो छात्र राजनीति से ऊपर उठकर जो यूथ कांग्रेस में आना चाहते थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर है। फिलहाल ये अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये एक फर्जीवाड़ा है या किस प्रकार से इनके फॉर्म भरे गए। इन तमाम बातों को लेकर देखिए अभी कहीं ना कहीं राय मशवरा जो है वो भी चलता हुआ देखा जाएगा। अभी राय मशवरा चलेगा, अभी बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद सारी चीज़ें तय होंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायपुर से है। रिहायशी इलाके में तेल डिपो बंद करने को लेकर प्रदर्शन। देवपुरी सोसाइटी के रहवासी कर रहे हैं प्रदर्शन। पहले भी तेल डिपो बंद करने को लेकर शिकायत कर चुके हैं। कार्रवाई नहीं होने से रहवासी आक्रोशित हैं। रेजिडेंशियल एरिया में तेल गोदाम नहीं चलेगा, गोदाम नहीं चलेगा। रेजिडेंशियल एरिया में तेल गोदाम नहीं चलेगा, रेजिडेंशियल एरिया में तेल गोदाम नहीं चलेगा। असम दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सेशन की रॉयल भूटान काउंसुलेट के काउंसिल जनरल श्री जिग्मे थिनियाल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। वहीं इस चर्चा से पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के बीच एग्रो, टेक्सटाइल, फार्मा, मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साझेदारी के नए अवसर खुलेंगे। अपने असम दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने वन्य जीवन का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने नेशनल पार्क में अजगर छोड़ा और हाथियों को गन्ना खिलाया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ियों के बीच स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गेंडों का घर माना जाता है। असम में हाथी और राइनो तमाम प्रकार के वन्य जीवों के संबंध में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी अब हाथी आ गए हैं। पहले हाथी नहीं थे, अब 2 साल से लगभग 70 से ऊपर हाथी हमारे बांधवगढ़ और अन्य अभयारण्य में है। ऐसे में जान माल की रक्षा के साथ साथ हाथी के जीवन की रक्षा करने के लिए भी काजीरंगा बहुत आदर्श अभयारण्य है। मैं अपने अधिकारियों के साथ भी यहाँ आया हूँ और मुझे देख के अच्छा लगा। प्रबंधन बहुत बढ़िया है, यहाँ से कई सारी चीज़ें सीखेंगे। छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण कर लिया है। यह सफलता इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आमजन के जीवन और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला है। 2.79 किलोमीटर लंबी ये टनल रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। हालांकि अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का टनल ही तैयार हुआ है, लेकिन जब ये टनल पूरी तरह तैयार होगी तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह टनल समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस टनल से छत्तीसगढ़ में पर्यटन और सामाजिक आर्थिक जुड़ाव के नए अवसर भी खुलेंगे।
खबर यूपी के ललितपुर जिले से है। यहाँ कोतवाली सदर अंतर्गत कचहरी परिसर में पेशी के लिए आए पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए और हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, पत्नी के भाई ने भी अपने जीजा की चप्पल से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आरपीएफ पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने लोगों को समझाइश दी कि कोई भी वाहन चालक नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा न करे और केवल रेलवे ने निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करे। इसके अलावा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर रेल अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत कार्रवाई भी की। शाहजहाँपुर में एक हिंदू नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल 10वीं की छात्रा घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी। तभी मुस्लिम युवक ने किसी काम का बहाना बनाकर छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाया। इसके बाद वह छात्रा को चिल्लर डैम के पास खेत में बनी एक झोपड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा का विरोध करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी और शादी का भी दबाव बनाया। पीड़िता ने परिजनों को अपने साथ हुए वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। भारत को आज़ाद हुए भले ही 75 साल पूरे हो गए हों, लेकिन विकास के मामले में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो पिछड़े हुए हैं। ताज़ा नज़ारा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के से सामने आया है, जहां नदी में पुल नहीं होने के चलते ग्रामीणों को अब भी हाथों से बनाई गई नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब नदी के बीचों बीच नाव पलट गई। नाव में सवार ग्रामीण तेज बहाव में बहते बहते बच गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। गांव में ना पुल है, ना सुरक्षित पार का कोई इंतजाम। स्कूली बच्चे, मरीज और बुजुर्ग रोजाना इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। यह दृश्य प्रशासन की लापरवाही और ग्रामीण इलाकों की अनदेखी को उजागर कर रहा है। मयूर धक्की गांव के लोगों का कहना है कि पुल निर्माण के लिए स्वीकृति तो मिल चुकी है, पर ना बजट आया, ना टेंडर हुआ और ना ही काम शुरू हो सका। ग्रामीणों ने अब पुल बनने तक नदी पार करने वालों के लिए लाइफ जैकेट और मोटर बोट की मांग की है। यूपी के बिजनौर जिले में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। अफजलगढ़ क्षेत्र में मेघपुर मोड़ के पास लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर नचना नदी में जा गिरा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टैंकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही चालक परिचालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।